दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन इस सर्द मौसम में भी बिहार की सियासत गरमा रही है। और इस सियासी गहमा गहमी की वजह है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वही नीतीश कुमार जो अपने दाव पेच से अच्छों को चौंकाते रहे, फिर चाहे वो उनके दोस्त रहे हो या फिर विरोधी। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार नीतीश घर में ही गिर गए हैं। सूत्रों की अगर माने तो बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू में सब कुछ ठीक फिलहाल नहीं चल रहा। बिहार से लेकर के दिल्ली तक सियासी हड़कंप मचा हुआ है। चर्चा ये भी है कि 2024 के चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार संगठन में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। कल दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और माना यहाँ ये जा रहा है कि कल बिहार जेडीयू ही नहीं, बिहार की सियासी तस्वीर और समीकरण दोनों बदल सकते हैं। कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले नीतीश अपनी पार्टी जेडीयू के पेच कसने में जुट गए हैं। नीतीश को लेकर कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से खटपट उनकी चल रही है और सूत्रों के मुताबिक आरजेडी से ललन सिंह की नजदीकी नीतीश कुमार को अखर रही है और इसलिए पार्टी अध्यक्ष पद से उनकी विदाई संभव है। और वैसे भी नीतीश कुमार के वर्किंग स्टाइल को अगर आप देखें तो जब जब पार्टी नेताओं के किसी दूसरे दल की तरफ झुकाव की खबरें आई, तब तब नीतीश कुमार ने उस नेता के पर कतर दिए। पार्टी के कद्दावर नेता और केंद्र में मंत्री रहे आरसीपी सिंह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आरसीपी सिंह पर जब बीजेपी से सांठगांठ बढ़ाने के आरोप लगे तो नीतीश कुमार ने एक ही झटके में उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और अब चर्चा है कि ललन सिंह को आरजेडी से हमदर्दी की कीमत चुकानी पड़ सकती है। वैसे भी नीतीश कुमार अपने कई करीबियों को किनारे पहले ही लगा चुके हैं। जैसे वो अपने राजनीतिक गुरु जॉर्ज फर्नांडिस को किनारे लगा चुके हैं। फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे शरद यादव को साइडलाइन किया गया, उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से चलता किया और इसी तरीके से आरसीपी सिंह को भी बाहर का रास्ता दिखाया। प्रशांत किशोर को पार्टी से बाहर किया, जीतन राम मांझी को पार्टी से उन्होंने निकाला। हालांकि तमाम अटकलों के बावजूद ललन सिंह के इस्तीफे पर असमंजस की स्थिति अभी भी बरकरार है, क्योंकि ना तो ललन सिंह कुछ साफ कर रहे हैं और ना ही नीतीश कुमार। ललन सिंह से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बीजेपी का बनाया हुआ एक नैरेटिव है। जेडीयू एक है और एक ही रहेगी, आप चाहे जितनी ताकत लगा लीजिए। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनना चाहिए। हाँ, ये जनता दल यूनाइटेड की नियमित बैठक है और नियमित बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राष्ट्रीय परिषद की होती है और ये नियमित बैठक है। आपका मैनेजमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में है। हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं, आपका मैनेजमेंट नियंत्रण में है। नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको सेट करते हैं। यानी ललन सिंह तो इस्तीफे की खबरों को खारिज कर ही रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने ललन सिंह को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने की खबरों को गलत बताया। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। बैठक रखी गई है, कल बैठक है, आज हम लोग आ गए हैं, कल बैठक है, उसके बाद ब्रीफ करेंगे। हालांकि देखिए सच ये भी है कि नीतीश कुमार कब क्या करते हैं कोई जानता नहीं है और इसलिए अटकलों का बाजार अभी भी गर्म है। और इनकी एक वजह जेडीयू के दिल्ली मुख्यालय में लगे पोस्टर्स भी बताए जा रहे हैं। दरअसल कल होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले सीएम नीतीश कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह दिल्ली पहुंचे और एक बैठक की। इस दौरान उनके स्वागत के लिए कुछ पोस्टर्स लगाए गए, लेकिन इन पोस्टर्स और बैनर में सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही नजर आए। जेडीयू की दिल्ली इकाई की तरफ से लगाए गए इन पोस्टर्स में केवल नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की फोटो गायब रही। इस पोस्टर में लिखा है, प्रदेश ने पहचाना अब देश भी पहचानेगा। यानी साफ है कि पार्टी की कल होने वाली अहम बैठक से पहले ये पोस्टर बड़ा संकेत समझे जा रहे हैं। हालांकि अब एक सवाल ये भी है कि नीतीश का अगला कदम आखिर क्या हो सकता है। इस पर भी कई तरह की अटकलें इस वक्त लगाई जा रही हैं। पहली तो ये कि अगर जेडीयू में फूट की आशंका हुई तो फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे। जेडीयू में फूट पड़ने की बड़ी आशंका है इस वक्त। जेडीयू में फूट पड़ी तो नीतीश कुमार भंग कर सकते हैं मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री का पद छोड़ सकते हैं नीतीश कुमार। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश नीतीश कर सकते हैं। 29 दिसंबर को होने वाली बैठक में कोई बड़ा फैसला भी संभव है, यानी कल जो ये मीटिंग होने वाली है।
यानी कल का जो दिन है वो बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए सिर्फ जेडीयू की ही नहीं, दूसरे दलों की नजरें भी कल दिल्ली में होने वाली जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर अटकी है। कौन क्या कह रहा है ये भी आपको सुनवा देते हैं। बात ये है कि बिहार में जो काम हो रहा है, जिस हिसाब से जिस मुद्दे की बात हो रही है, उसको लोग ढकना चाहते हैं, लोग कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अब कोई बार बार कितनी बार सफाई देता है भाई? कल ही विजय चौधरी जी ने बताया, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 2 दिन पहले हम ही लोग खड़े होकर के बयान दे रहे थे। तभी अगर नहीं मानना है तो लोग ना माने, लेकिन 2 दिन की खुशी न्यूज चला करके कोई मतलब तो है नहीं। अब जदयू, नीतीश कुमार पर जदयू था, जदयू का कोई, अब नीतीश कुमार का ही अस्तित्व, सामाजिक अस्तित्व खत्म है, तो जदयू का क्या अस्तित्व रहेगा? तो देखिए किस तरीके से ये जो सियासी अटकलें हैं वो तेज है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि नीतीश कुमार अब करेंगे क्या। लेकिन जो पोस्टर्स इस वक्त दिल्ली में लगाए गए हैं उससे ये तो साफ है कि जेडीयू पूरी तरीके से ये मंशा बनाकर बैठी है कि प्रधानमंत्री पद का जो उम्मीदवार इंडिया अलायंस से कोई हो तो वो हो नीतीश कुमार। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार बिहार भी संभाल पाएंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। 14 जनवरी को स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन होगा। बीएपीएस ने प्रधानमंत्री मोदी को इसका न्योता भेजा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीएपीएस का न्योता स्वीकार किया। अगले साल मंदिर उद्घाटन के लिए दुबई जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 14 जनवरी को स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन होगा। बीएपीएस ने प्रधानमंत्री मोदी को ये न्योता भेजा है। पीएम मोदी ने बीएपीएस का न्योता स्वीकार कर लिया है और अगले साल मंदिर के उद्घाटन के लिए दुबई प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। दुबई में स्वामी नारायण का मंदिर बन रहा है। 14 को इसका उद्घाटन होना है। बीएपीएस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को न्योता भेजा गया और प्रधानमंत्री मोदी ने बीएपीएस के इस न्योते को स्वीकार किया है। 14 जनवरी को स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन दुबई में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। एक बार फिर से आपको बिहार के सियासी अखाड़े में लिए चलते हैं। देखिए सियासत की बिसात पर नीतीश कुमार कौन सी नई चाल चलेंगे और कौन सा नया दांव आजमाएंगे, ये कल तो साफ हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं भारतीय कुश्ती महासंघ में जारी दांवपेच की, क्योंकि WFI के चुनाव होने और खेल मंत्रालय के द्वारा नई बॉडी को सस्पेंड किए जाने के बाद भी कुश्ती महासंघ में जारी दंगल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल WFI की नवनिर्वाचित टीम को निलंबित किए जाने के बाद संजय सिंह पहली बार मीडिया के सामने आए और उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA के गठित की गई एडहॉक कमेटी को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि खेल मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ को सस्पेंड करते वक्त उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है और वो सरकार के इस फैसले को अदालत में चुनौती देंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनना दें। वही बताएं ना कि मेरा दोष क्या है। मैं अध्यक्ष बना तो इसमें मेरा दोष क्या है कि वो मेरा विरोध, मतलब ये विरोध कर रहे हैं। ये तो उनको बताना ना चाहिए कि क्या दोष है मेरा। मैं 2008 से कुश्ती संघ से जुड़ा हुआ हूँ, बनारस कुश्ती संघ में, उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ में, और तमाम पहलवानों की हम लोगों ने मदद की है, हेल्प किया है। अब इसको तो वही बताएं कि हमसे क्या उनको हमसे दिक्कत है। संजय सिंह ने सिर्फ खेल मंत्रालय पर ही सवाल नहीं उठाए। उन्होंने WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पहलवानों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक जैसे पहलवान खिलाड़ी के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुके हैं और अब ये खिलाड़ी कुश्ती छोड़ करके राजनीति कर रहे हैं। कि वो जो खिलाड़ी हैं वो बीत चुके, मतलब वो खिलाड़ी जो हैं उनका जो भी उनको लड़ना था, अभी आप लोगों ने बजरंग का देखा ही होगा। कुश्ती गए थे, उसमें 10-0 से कुश्ती हारे थे, क्योंकि कुश्ती छोड़ के वो लोग अब राजनीति में जा रहे हैं और राजनीति कर भी रहे हैं। अभी आज ही आप लोगों ने देखा होगा, हाँ, राहुल गांधी उनके साथ मैट पे जाके कुश्ती कर रहे हैं। तो ये सब आप लोग देख रहे हैं, तो ये खिलाड़ी नहीं करता है।
डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह को बीते 21 दिसंबर को वोटिंग के बाद कुश्ती महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया, जिसके बाद ये साफ हो गया कि बृजभूषण शरण सिंह भले ही संघ से इस्तीफा दे चुके हों, लेकिन कुश्ती संघ को पर्दे के पीछे से अब भी वहीं चलाएंगे। और इसीलिए संजय सिंह के अध्यक्ष चुने जाने के विरोध में पहलवान साक्षी मलिक ने संन्यास की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद 24 दिसंबर को खेल मंत्रालय ने डब्ल्यूएफआई की नई इलेक्टेड बॉडी को निलंबित कर दिया। खेल मंत्रालय ने तर्क दिया कि चुनाव के बाद भी कुश्ती संघ पर पूर्व पदाधिकारियों का ही एकाधिकार है। खेल मंत्रालय के इस फैसले को बृजभूषण सिंह के लिए झटके के रूप में देखा गया। यही नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद उन्होंने साफ भी किया कि अब उनका कुश्ती से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल डब्ल्यूएफआई को सस्पेंड करने के बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी आईओए ने डब्ल्यूएफआई को चलाने के लिए 3 सदस्यों की एक एडहॉक कमेटी का गठन किया था। अब यही कमेटी डब्ल्यूएफआई के कामकाज संभाल रही है। हालांकि अब संजय सिंह ने साफ कर दिया है कि वो संस्था के चुने हुए अध्यक्ष हैं और वो इस कमेटी को नहीं मानते हैं। यानी बृजभूषण शरण सिंह पहले ही कह चुके हों कि उनका कुश्ती से कोई लेना देना नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके से संजय सिंह खुल करके खेल मंत्रालय के सामने आ गए हैं, उससे तो यही लग रहा है कि बृजभूषण सिंह और उनका खेमा इतनी आसानी से अपना दबदबा छोड़ने को तैयार नहीं है। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस वक्त सियासत जो है वो जोरों पर है। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। अलग अलग समुदाय और वर्गों को साधने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार सम्मेलन और बैठकें इस वक्त कर रही है और अब पार्टी प्रदेश की आधी आबादी को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके लिए आज लखनऊ में पार्टी ने महिला कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करवाया, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव और समाजवादी पार्टी की महिला सभा की अध्यक्ष जूही सिंह मौजूद रही। इस दौरान अखिलेश यादव ने महिला सुरक्षा को लेकर के बीजेपी की योगी सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा कि पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक के साथ आधी आबादी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। यही नहीं, उन्होंने सत्ता में आने पर महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति महीना देने का वादा किया था। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको पहले सुनवा देते हैं। सबसे ज्यादा उत्पीड़न, अन्याय और असुरक्षित महिलाएं कहीं दिखाई दे रही तो उत्तर प्रदेश में है। और जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां सबसे ज्यादा माताएं बहनें असुरक्षित हैं। महिला सम्मेलन में हम लोग प्रस्ताव करेंगे कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था और लिखा था कि 3,000 रुपए महिलाओं को पेंशन मिलनी चाहिए, आने वाले समय में जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा हम लोग 3,000 रुपए महीना पेंशन देने का काम, समाजवादी पेंशन महिलाओं को देने का काम होगा। दरअसल बीते कुछ चुनाव में जिस तरीके से महिलाएं बढ़ चढ़कर वोटिंग कर रही है, वो चुनावी नतीजों के लिए काफी अहम साबित हो रहा है। सियासी जानकारों की अगर माने तो मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़ और राजस्थान के हाल में हुए चुनाव में भी महिला वोटर्स ने बीजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई और शायद इसलिए अब समाजवादी पार्टी भी आधी आबादी को साधने पर फोकस कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के इस महिला सम्मेलन को भी उसी दिशा में अब देखा जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए, कुश्ती महासंघ में जारी दंगल के बाद अब बात बंगाल में ईडी के एक्शन की भी करते हैं, क्योंकि ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन से अब टीएमसी की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ा एक्शन लिया। ईडी ने कोलकाता में कुल 9 जगहों पर छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक ईडी की 9 अलग अलग टीमों ने कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके, काकोड़गाछी और ईएम बाईपास में अलग अलग लोगों के दफ्तरों और घरों पर छापे मारे। दरअसल ईडी पश्चिम बंगाल में की गई शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितता के आरोपों की जांच कर रहा है। ईडी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई उनके पैसों की हेराफेरी में शामिल होने की आशंका है और इसलिए एजेंसी से जुड़े कागजात और दूसरे बैंक दस्तावेजों की इस वक्त तलाश कर रही है। इससे पहले इसी मामले में ईडी ने वर्ष 2022 में ममता सरकार में मंत्री रहे पार्थो चैटर्जी और उनकी कथित सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी, जहां बड़ी मात्रा में कैश और गहने बरामद हुए।
छापेमारी के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवन कृष्ण साहा को भी हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई थी। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ईडी अब तक कई नेताओं के ठिकानों पर छापे मार चुकी है और यही नहीं, सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी इस मामले में ईडी के रडार पर हैं। पिछले दिनों अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ चल रही जांच को रोकने की गुहार भी लगाई थी, लेकिन अदालत ने इससे साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा कि ईडी की जांच जारी रखने का हाई कोर्ट का फैसला सही है और इसलिए शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ईडी की जांच नहीं रोकी जा सकती। वैसे अब इस छापेमारी पर सियासत भी बहुत ज्यादा तेज है, क्योंकि बीजेपी शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के पहले से ही टीएमसी और ममता बनर्जी पर हमलावर है, तो वहीं टीएमसी और विपक्ष की दूसरी पार्टियां मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का लगातार आरोप लगा रही है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब रुख करते हैं दिल्ली की और बात करते हैं संसद में हुई सुरक्षा में जो चूक थी उसकी। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने से जुड़े मामले में आज सभी 6 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आरोपी सागर शर्मा, नीलम आजाद, महेश कुमावत समेत दूसरे आरोपियों की पॉलीग्राफी टेस्ट की मांग की है। दिल्ली पुलिस की इस अर्जी पर कोर्ट ने नीलम को उसके पॉलीग्राफी टेस्ट की जानकारी दी और ये भी पूछा कि क्या वो इसके लिए तैयार है। इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले की सुनवाई 2 जनवरी तक के लिए और आगे बढ़ा दी है। 13 दिसंबर 2023 को विंटर सेशन के दौरान 2 युवक लोकसभा में विजिटर गैलरी से कूद पड़े। जिस वक्त दोनों ने नीचे छलांग लगाई उस वक्त लोकसभा में 0 आवर की जो कार्यवाही थी वो चल रही थी, लेकिन तभी दोनों युवकों ने नीचे छलांग लगा दी और स्मोक कैन से धुआं छोड़ा। ठीक उसी समय सदन के बाहर, संसद परिसर के बाहर मौजूद 2 अन्य लोगों ने नारेबाजी करते हुए स्मोक कैन का इस्तेमाल वहां पर किया था। इससे संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक माना गया और संसद हमले की 21 बरसी के दिन हुई इस घटना पर जमकर सियासत भी हुई। हालांकि जल्द ही दिल्ली पुलिस ने घटना से जुड़े सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वो इस मामले में ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आरोपियों के पॉलीग्राफिक टेस्ट करने के अलावा पुलिस उन्हें न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के महारानी बाग इलाके में भी ले गई। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों ने साजिश रचने के लिए इसी इलाके में बैठक की और अब पूरे घटनाक्रम की सिलसिलेवार कड़ियां जोड़ने के लिए आरोपियों को इन जगहों पर लेकर पुलिस की टीम लगातार जा रही है। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली में इजराइल के दूतावास के पास हुए धमाके की। दिल्ली पुलिस को इस मामले में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस को एजेंसी के आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच में 2 संदिग्ध युवाओं की तस्वीरें हाथ लगी। दिल्ली पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में 2 युवाओं समेत कुछ लोगों को इलाके में टहलते देखा गया। हालांकि फिलहाल अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये संदिग्ध दूतावास के करीब हुए कम तीव्रता वाले धमाके में किसी भी तरीके से शामिल थे या फिर नहीं, और इसलिए अब पुलिस इन संदिग्ध युवकों की तलाश में लगातार जुटी है। और यही नहीं, एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की एक विशेष टीम भी घटनास्थल की जांच कर रही है। बम धमाकों की जांच में माहिर ये टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर दूतावास के पास जो धमाका हुआ उसमें क्या क्या इस्तेमाल किया गया। इस टीम ने घटनास्थल से कई तरह के नमूने को भी इकट्ठा किया है। यही नहीं, पुलिस घटनास्थल के आसपास के इलाके का मोबाइल डेटा भी इस वक्त इकट्ठा कर रही है। खासकर उन मोबाइल फोन्स की जानकारी जुटाई जा रही है जो विस्फोट के दौरान उससे पहले घटनास्थल के पास सक्रिय थे। इसके साथ ही पूरे इलाके की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है और अब इस इलाके में अर्धसैनिक बल के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है।